पॉलिटिकल पांडे सर कुछ टॉपिक्स लिए हैं, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का शुरू करवा देता हूँ। उसमें से पहले में प्रेसिडेंट इलेक्शन मैं करवाऊंगा, और एक दो चीज हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब नॉर्मल है। मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री को मुख्य रूप से तीन भागों में हम डिवाइड करते हैं। एंशिएंट, मिडाइवल, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, ये प्राचीन भारत और मिडाइवल को टीचर हम ढूंढ रहे हैं, जल्दी को मिल जाए। मॉडर्न इंडिया में शुरू कर, देखिए हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे ज्यादा आते हैं, और मेंस में भी जो हिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर मॉडर्न इंडिया से आते हैं, आधुनिक भारत से। और मेनली क्वेश्चन ज्यादातर काम से लेके 1947 तक। लेकिन मॉडर्न इंडिया को जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने उसको जो बांटा हुआ है वो 1707 में जो औरंगजेब की डेथ होती है, ठीक है, उसके बाद जो भी घटनाक्रम होता है, और आप ये भी कह सकते हो कि हाँ यही है सबसे, इस डेट को आप मान सकते हो कि यहाँ से जो है औरंगजेब की जो डेथ होती है उसके बाद की जो हिस्ट्री है उसको मॉडर्न इंडिया में हम मानते हैं। एक चीज और भी है, जो प्लासी की लड़ाई हुई और 1757 है ना, और बक्सर का युद्ध 1665 में हुआ, 1765 में ना। ठीक है, तो प्लासी की लड़ाई और जो बक्सर का जो लड़ाई है, ये एक तरीके से वो डेट्स हैं जब अंग्रेजी साम्राज्य की नींव जो है शुरुआत हुई। मतलब इंडिया की इन्होंने, ये दो ऐसे युद्ध थे जो उन्होंने तय कर दिया था कि इंग्लिश जो लोग हैं उनका साम्राज्य भारत में स्थापित हो गया। ये सब ठीक है, समझे मेरी बात। औरंगजेब की डेथ को तो इसलिए मॉडर्न इंडिया 1747 तक का जो इतिहास है, और अब तो जैसे 1900 पोस्ट इंडिपेंडेंट में कुछ चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में आ गए हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद की हिस्ट्री को भी अब थोड़ा सा वेट देने लगी। लेकिन हमारा जो इस एरिया पे ज्यादा फोकस रहता है, और यही एरिया करवाएंगे 1707 के बाद भी। 1707 के बाद की जो हिस्ट्री है, और जो मैं थोड़ा सा होमवर्क आपको देता हूँ, आज ये काम आप करना। भारत में यूरोपियंस का जो आगमन है, भारत में यूरोपियंस का जो आगमन,
1600 इसी से स्टार्ट हो जाता है। इसमें फ्रेंच, ठीक है, डच, इंग्लिश, ठीक है, ये जो लोग आए, अब इसमें बहुत सारा पोर्शन जो है वो याद करने। एक दिन हम इसको एक ही लेक्चर में मैं सम अप करूंगा, लेकिन ये आपको समझ में तब आएगा तो आप इसको, मैं बता रहा हूं उस तरीके से आपका जो काम है वो अल्टीमेटली आपको ही करना है, मुझे नहीं करना चाहिए। आपको इसमें होमवर्क क्या करना है, नोट्स में बनाना क्या है कि कौन ऑर्डर में पहले आया, ऑर्डर में ये याद करना है लिख के कि कौन पहले आया, ठीक है। पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे इसमें, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, जो भी है, इनमें पहले कौन आया ईयर के हिसाब से, और इन्होंने कहाँ कहाँ अपनी प्रतिष्ठान यानी कोठियां स्थापित की, कहाँ कहाँ इन्होंने अपने ठिकाने बनाए। क्या करना है, कौन पहले आया, उसका आगमन उनके ईयर के हिसाब से, और कहाँ कहाँ उसने अपने प्रतिष्ठान या कोठियां स्थापित की, और इनके बीच में कुछ लड़ाइयां हुई। फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में ज्यादातर था, डच वगैरह इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो जो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में अपने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए कन्फ्लिक्ट्स हुए। उन कन्फ्लिक्ट्स में इंग्लिश का, ब्रिटिश का किसने नेतृत्व किया, फ्रेंच का किसने नेतृत्व किया, किन किन की, कौन कौन सी इनके बीच में जो लड़ाइयां हुई, ठीक है। और यूरोपियन भारत में जब स्थापित हुए उस दौरान, उस समय की भारत की जो आर्थिक, सॉरी, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में भी लिखो। ये सब चीजें हैं जो आपको, जिन चीजों पे आपको ध्यान देना। जब इन लोगों का, यूरोपियंस का भारत में आगमन हुआ, उस समय भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को भी आपको देखना है। ये मुख्य पॉइंट्स हैं जहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में चीजें उठेंगी। इनके बीच में कौन सी लड़ाई कब हुई, क्या फलाना ढिमकाना, किसने पहले अपना ठिकाना कहाँ बनाया, उन्होंने क्या किया, ठीक है। उस समय भारत में मुगलिया शासन था, ठीक है। जब इंग्लिश, ब्रिटिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 ईस्वी में, उस समय शायद जहांगीर का शासन था, और जहांगीर ने जो है उनको व्यापार करने का एक अधिकार पत्र दे दिया था। तो उस समय तो जैसे भारत की नीतियां रही हैं, अतिथि देवो भव, दूसरे संस्कृति के लोगों को जगह देना, जो जितने भी मुगल्स जो आए, ये उस समय तो मुगल थे, वो भारत हो गया था। नहीं समझे मेरी बात? भारत में जो मुगल्स आए, तो उससे पहले मुस्लिम शासकों की स्थापना है। तो स्टार्टिंग में तो ये सब लोग बाहर के थे, लेकिन इसमें भी जब मिडाइवल में कोई टीचर आपको पढ़ाएगा तो पूरा तरीके से बताएगा। मैं तो थोड़ा सा आपके माइंड में एक चीज डाल रहा हूं। जो
मुगल प्रशासक अकबर के बाद वो विदेशी से नहीं रह गए थे। भारत का जो शासन था, भारत के जो वास्तविक शासक थे, अब मुगल्स हो गए। तो उस दौरान जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी या फ्रेंच भारत में आए, उस समय स्थितियां क्या थी कि मुगल एम्पायर उस पे था, पीक पे तो अकबर में था, उसके बाद थोड़ा वो हुआ, लेकिन ढलान नहीं था, ठीक था मामला। मुगल एम्पायर उस समय काफी, और तो भारत के जो वास्तविक शासक थे उस समय मुगल, उस समय उनको विदेशी के तौर पे नहीं देखा जा रहा था। विदेशी के तौर पे देखा किसको जा रहा था? ब्रिटिश को, फ्रेंच को, डच को। समझो मेरी बात। एक जमाने में जब अफगान भारत में आए, मुगल भारत में आए, वो भारत में इन्वेडर थे, घुसपैठिए थे, लेकिन धीरे 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 यहाँ के शासक बन गए। तो फिर हम भारत की संस्कृति में वो मिल गए, हमने उनको अपना शासक मान लिया। कभी वो विदेशी थे, लेकिन आज जो है उनके लिए विदेशी कौन हो गए? इंग्लिश, ब्रिटिश इंडिया कंपनी हो गए। तो अतिथि देवो भव वाली जो कहानी बता रहा हूं, उस समय वो भारतीय थे, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आए, ये जो है अतिथि की तरह थे। तो उन्होंने उनको बड़े गर्म जोशी से, उनको उनको पता नहीं था कि तुम कर क्या रहे, तो बड़े गर्म जोशी से ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने अपने यहाँ एस्टेब्लिश होने दिया। और जब उन्होंने भारत का सब देखा, तो उसमें धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें जमानी भारत में शुरू कर दी, और वो व्यापारी के रूप में आए थे और शासक के रूप में भारत में जम गए। उन सब परिस्थितियों में मैं आपसे कह रहा, यूरोपियन, जिस यूरोपियों का आगमन जो है, वो किन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे, इस पे मैं डिस्कस करूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वाला टॉपिक। बस बाकी कौन कब पहले आया, किसने कहाँ कोठी बनाई, किसके बीच में कौन सी लड़ाई हुई, ये सब आपको याद करने की जरूरत है, सीक्वेंस। गेटिंग और नॉट, सिर्फ जो मेरा काम होगा, हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि वो ऐसे कौन से कारण थे जिसमें यूरोपियंस जो है भारत में स्थापित हो पाए, और उनके परिणाम क्या। ठीक है, यानी कि 1707 तक, यानी औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल साम्राज्य का जो ढलान शुरू हो गया। यानी कि मुगल साम्राज्य को अगर आप कह सकते हो पीक पे रहा वो, अकबर से लेके औरंगजेब तक रहा। औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल थे भारत में, मुगल जो शासक थे, उनके बाद उनका ढलान यानी कि पतन शुरू हो गया, जिनको अब लेटर मुगल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां से जब इस चैप्टर को हम करवाएंगे, इसमें बस मुगल जो शासक थे, उनका लेटर मुगल्स ने क्या किया, और उनके पतन के क्या कारण थे, इतने बड़े साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, और जो अंतिम मुगलिया शासक थे बहादुर शाह जफर सेकेंड, यहां तक की हिस्ट्री जो मैं इस चैप्टर की बात करूं, मैंने आपको एक लिंक अप दे दिया, और उसमें आपको काम करना क्या क्या है। पहला तो यूरोपियन आगमन, उसके बाद और औरंगजेब की डेथ के बाद आप कौन कौन से मुगल शासक आए सीक्वेंस में, लिख लो इस बात, कौन कौन से मुगल शासक सीक्वेंस वाइज आपको याद करने।
ठीक है। एक इसमें बंगाल अवध, ये प्लासी का युद्ध, और जो बक्सर पे लड़ाई है, ये वाला पोर्शन अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में, फ्रेंच और डच के बीच में जो भी लड़ाइयां हुई, वो सारी चीजें आपको याद करना है, और अपनी कोई ट्रिक बना के आप उनको आप नोट कर लोगे और उनको रोज देखोगे कोई ट्रिकी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि उनको आप सीरियल में याद कर सको, ताकि एग्जाम में जाके मैंगल अपना। ओके। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, इसको मैंने फ्रीडम स्ट्रगल लिखा है, वीटी सावरकर ने भी इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिया है। किसी ने, इसमें आपको ये भी याद करने हैं, किसने इसको सिपाही म्यूटिनी कहा। म्यूटिनी का मतलब विद्रोह, सिपाहियों का विद्रोह है। ठीक है। अंग्रेजों ने, इतिहासकारों ने जो है इसको क्या, गदर, 1857 का गदर की संज्ञा दी है। कुछ लोगों ने 1857 का विद्रोह बताया, कुछ लोगों ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया। अलग अलग इतिहासकारों के इस मामले में अलग अलग मत हैं। मेरा अपना मत जो है, मैं भी इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानता हूं। कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि ये भारत के कुछ हिस्सों तक सीमित था, इसका जो स्वरूप था वो पैन इंडिया नहीं। पैन इंडिया का मतलब क्या, पूरे भारत में नहीं था, समग्र भारत में जो है नहीं था, ये भारत के कुछ हिस्सों तक ही स्थापित, सीमित रहा, और खासकर उत्तरी भारत तक रहा, जिसमें मेरठ है, दिल्ली है, कानपुर है, झांसी है, ग्वालियर है, बिहार के कुछ हिस्से हैं। लेकिन कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भी इस लड़ाई की चिंगारियां फैली थी, वहां भी इसका था। तो मेरा मानना यह है कि भले ही इसने, इसका स्वरूप समग्र भारत का नहीं था, लेकिन देश के अधिकतर भागों में आप बिल्कुल गोलमोल कर सकते हो। वहां आप किसी भी लिख भी सकते हो कि भले ही इसका स्वरूप पैन इंडिया का मतलब, देखो इसको इंडिया एक ऐसा वर्ड निकल के आएगा, संपूर्ण भारत में, या ऐसा कुछ कोई वर्ड निकल के आएगा। पैन इंडिया डाल के देखो, PAN, पैन इंडिया का क्या लिख के हैं, उसने इस्तीफा दे दिया क्या? अच्छा, उसको अखिल भारतीय, और ठीक है, अखिल भारतीय स्वरूप कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस विद्रोह का या संग्राम का अखिल भारतीय स्वरूप नहीं था, लेकिन
भारत के अधिकतर हिस्से इस विद्रोह की या इस लड़ाई की चिंगारियां फैली थी, लोगों ने प्रयास किया था। ये आपका एक स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों को पढ़ोगे, उसके बाद आपका अपना भी एक स्टैंड होना चाहिए, तो जिसमें आप ये भी सिद्ध नहीं कर सकोगे पूरे भारत में था। ठीक है, अगर इतिहासकार कहते हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर हिस्सों में हाँ, इसलिए कहा जा सकता है कि ये पूरे भारत के लोगों ने, भारत के अधिकतर लोगों ने इस अंग्रेजों के साथ पहली बार एकजुट होके भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक लड़ाई लड़ी। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है? ये सब हुआ कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन वो उत्तराधिकार समाप्त करना चाह रहा था। जैसे कि मुंशी ने एक लिया था, उसका उत्तराधिकार समाप्त कर देना, कुछ बादशाह ने कठिन किए, उत्तराधिकार समाप्त भेज दिया गया था। और उधर उस धार्मिक कानून धार्मिक कानून नहीं गया, दोनों कारण से और ऐसे भारत में संसद द्वारा बात कर गया, तो आज ऐसे कि 1 लाख पॉइंट लगा रही है और सब शाबाश। और कोई बताए? कोई भी जिनको हमने अतिथि समझा था, उस समय वो व्यापार के रूप में आए और हमने उनका स्वागत किया, ठीक है, लेकिन उनकी जो मंशाएं थी, मैं कह रहा बक्सर की लड़ाई के बाद, यानी 1765 के बाद, आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक तौर पे आए थे, वो 1700 बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों का पूर्ण रूप से जड़ें जमा देने का उन्होंने काम कर दिया था। तो अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित जो किया गया, वो बक्सर के युद्ध के बाद डिसाइड ये हो गया था कि कोई भी राजा ऐसा बचा नहीं था लोकल, जो भी उनका विद्रोह कर जो भी उनका क्या कर सके, सामना कर सके या उनको वो कर सके। ठीक है, कोई भी जनता विद्रोह कब करती है? विद्रोह तब करती है जब उनका जीना हराम हो। आप भी अपने घर में या अपने क्लास में या जब भी जहां विद्रोह करोगे, अब एक समय तक आप चीजों को बर्दाश्त करते हो, लेकिन एक समय के बाद आप चीजों को बर्दाश्त करना बंद कर देते हो। तो इसमें एक तो इमीडिएट कॉज, जैसे कॉजेज जो है ना, उनको आपको क्लासिफाई करना। इमीडिएट कॉज तात्कालिक कारण, सोशल रीजंस सामाजिक कारण, पॉलिटिकल रीजंस राजनीतिक कारण, इकोनॉमिक रीजंस,
यानी कि आर्थिक कारण। तो इन कारणों को आप चार तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि सामाजिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, और तात्कालिक कारण क्या, इमीडिएट कॉज क्या थे। अब इसको सबसे बाद में करना है। सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, पॉलिटिकल रीजंस और सोशल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस। इकोनॉमिक रीजंस में फंडामेंटली क्या था कि भारत में जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, भारत की जो प्राकृतिक संपदा थी, जैसे कॉटन है, कपास, मसाले हैं, ठीक है, और 1850 के दशक में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस औद्योगिक क्रांति ने भारत में नहीं, विश्व में बहुत सारी चीजों को प्रभावित किया। मार्क्सिज्म का उद्भव इसी के कारण था। मार्क्सिज्म समझते हैं, कार्ल मार्क्स। तो जैसे ही इंडस्ट्री आई तो दो वर्गों की स्थापना हो गई। दो वर्ग स्थापित हो गए। कौन? एक तो इंडस्ट्रियल हाउसेस के मालिक, व्यापारी, उद्योगपति, और दूसरे लेबर। जैसे ही इंडस्ट्रीज बनी, दो वर्ग, यानी जो क्लास, दो क्लास बन गई। एक तो मजदूर बन गया और एक जो है उद्योगपति। ये जो उद्योगपति थे, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, राजेश खन्ना की, अमिताभ बच्चन की, जिसमें मजदूरों के नेता बनते हैं, फैक्ट्री में हड़ताल कर देते हैं। देखो ना आपने तुझे, कैसी फिल्म जो है, अगर आपको मौका मिले तो नहीं, तो फ्री हो, एक फिल्म जरूर देखना, मैं आजाद। लिख लो, मैं आजाद। ये यूट्यूब पे ना छोटे छोटे टुकड़ों मिल जाएगी आपको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। बहुत अच्छी फिल्म है, मैं आजाद हूं, अमिताभ बच्चन की है। और इसमें एक जावेद अख्तर की वाइफ कौन है? शबाना आजमी। शबाना आजमी भी। इस फिल्म को तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी थी। तो एक दो, इन दो, यहीं से वर्ग संघर्ष स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है?
वर्क संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट भारत में आया बाद में, 1900 के बाद, जैसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा चंपारण अलग था, खेड़ा सत्याग्रह, और ये सारे जुड़े हुए थे चीजें। ये बाद की बातें हैं, 1857 की बात की बातें हैं। तो भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आया, यूरोप में आया। तो सबसे पहले जो वर्ग संघर्ष हुआ स्टार्ट, वो यूरोप में हुआ हमसे पहले। हमारे यहाँ जो वर्ग संघर्ष था वो राजा और महाजन और मजदूर खेतिहार का था। लेकिन जो वर्ग संघर्ष यूरोप में था वो उद्योगपति और मजदूर के बीच में था। अब जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंग्लैंड को सबसे सस्ता कच्चा माल कहां से मिला? भारत से। उनकी बंदरगाहें थी, वो काम उन्होंने पहले कर लिया था व्यापारिक रूप में। वो सस्ते दामों पे कच्चा माल अपने यहाँ जाने लगे और वहां से तैयार माल जो है ऊंचे दामों पर भारतीयों को देने लगे। ये सब जब स्थिति भारत में हुई तो भारत के जो कुटीर उद्योग, भारत के जो पारंपरिक हमारे उद्योग, जिसमें हथकरघा था, कताई बुनाई कढ़ाई, बहुत सारे जो हाथों से काम करते थे, अब वो जूता बनाना है, एक मोची जूता बना रहा है। तो पहले जूते के लिए मोची ही उनको काम मिलता था। उसके बाद जूते फैक्ट्री में बनने लगे, इंग्लैंड से बनने आने लगे। वो जूते जो है हम पहनने लगे, वो हमारी पोशाकों में, हमारे पहनने में। जिनके पास पैसा था उन लोगों ने कपड़े परिधान भारत वालों से, जो आम आदमी से अलग हो गए, जैसे कोट पैंट है, टाई है। कोयल क्या सोचता, रात को क्या जागती है क्या? नींद क्यों आ रही है, हैं? तो भारत में भी औद्योगिक क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत की जो संस्कृति थी ना उसको भी छोड़ दी। उन्होंने भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाना शुरू किया, अपने आप को सभ्य बताना शुरू किया, और दुनिया के लोगों को ये बताना शुरू किया कि हम जो हैं ये तो असभ्य लोग हैं। अब इनको हम सिविलाइजेशन सिखाने आए हैं, इनको हम तो तरीके सिखाने आए हैं, इनको न पहनने का पता है, न ओढ़ने का पता है। इस तरीके से उन्होंने, और उन्होंने अपनी जो एजुकेशन पॉलिसीज थी 1835 में, जो मैकाले, ठीक है, जिसने अंग्रेजी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जिसको जनक कहा जाता है, मैकाले ने, सबको पता है, कहा था कि हमें एक ऐसे लोगों की जमात चाहिए, जो ऐसी नस्ल चाहिए जो रंग में और खून में तो भारतीय हो, ठीक है, लेकिन उनकी जो तौर तरीके हैं वो अंग्रेजी वाले, यानी कि उनको पढ़े लिखे क्लर्क्स की फौज चाहिए। तो ये इंग्लिश एजुकेशन, के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारे कारण ऐसे हो गए उन्होंने भारत में भी लोगों के बीच में एक वर्ग क्रिएट कर दिए। और यही कारण था इस असफलता का कि भारत में भी एक ऐसा वर्ग उन्होंने बता दिया जो अपने आप को शिक्षित कहता था। वो कहीं ना कहीं उनको एक लग रहा था कि ये लोग, इन लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है, इनके रहने से हमारे यहाँ
फायदा हो। तो उनको अंग्रेजों से समस्या नहीं थी, तो उन्होंने इस लड़ाई में पार्टिसिपेट। तो इकोनॉमिकली अगर आप कहा जाएगा तो आप ये कहेंगे कि भारत, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो व्यापारिक तौर पे भारत पे आई थी, ठीक है, उन्होंने भारत के व्यापारिक दृष्टिकोण को, व्यापारिक व्यापारिक जो यहाँ का ढांचा था उसको भली भांति वो परिचित हो गए थे, और अपने यहाँ से सस्ते दामों पर वो कच्चा माल, औद्योगिक क्रांति के बाद कच्चा माल लेके अपने यहाँ उसको फिनिश गुड के रूप में, यानी कि तैयार माल के रूप में, किताबों में सब लिखा मिलेगा आपको, जस्ट अंडरस्टैंडिंग, वो भारत में वापस लेके आने लगे। तो भारतीयों को लगा कि हमारा, हमें लूटा जा रहा है, कि हमारा ही पैसा है, हमारी चीजें हैं, और ये हमारे ही जो पारंपरिक उद्योग हैं उनको नष्ट कर। तो भारत के लोगों के आर्थिक हितों पे उन्होंने चोट की। साथ साथ बहुत सारे कृषि के जो कानून थे उन्होंने बदलाव के, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, जिसको सहायक संधि कहते हैं, और परमानेंट सेटलमेंट, जिन्होंने ये बताया कि जमीन किसकी होगी, कौन क्या होगा, उनके बीच में रिश्ते क्या होंगे, ये सब चीजें उन्होंने, भी जमीन होगी, उन्होंने क्या किया, जमीनें लेके कुछ भारतीय बड़े बड़े लोगों को दे दिया, और जो है उसके नीचे लोग काम करते थे, और जो इंग्लिश जो लोग अंग्रेज थे उन बड़े बड़े जमींदारों से लेते थे, सीधा सीधा भारत पे नहीं। उन्होंने जमीनें छीन कर बड़े बड़े जमींदारों को कहा कि तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, और फिर उनके ऊपर से रेवेन्यू वो लेते गए। तो इतना ज्यादा उन्होंने कर लगा दिए थे, पशुओं के लिए, इंसानों के लिए खाना बहुत मुश्किल था। तो जो खेती हर मजदूर था, किसान था, सिपाही था, ये सब लोग जो है अंग्रेजों से, जो कारीगर थे हथकरघा के, ये सब लोग उनसे त्रस्त थे। तो उनको ये लगने लगा था कि ये लोग हमारे हित के लिए नहीं आए हैं, हमें सभ्य बनाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है, हमारा आर्थिक दोहन ये कर रहे हैं। तो आर्थिक कारण एक मुख्य कारण होता है कि सबसे पहले अगर आर्थिक कारण जो है बहुत चोट कर, ठीक है, तो आर्थिक कारण के कारण जो जनता जो था, मास जो था, आप इसको भी समझ करेंगे, जो लोग थे, जो भीड़ थी, वो आर्थिक और सामाजिक कारणों के कारण। सामाजिक कारण क्या थे भाई, हमारी संस्कृति में कुछ कुरीतियां भी थी, जैसे सती प्रथा थी, भ्रूण हत्या थी। तो उन्होंने इन चीजों पे प्रतिबंध लगाए। तो भारतीयों को ये लगता था कि ये लोग जो हैं कुछ काम अच्छे भी किए हुए, ऐसा नहीं, ये चीज अच्छी थी, लेकिन उस समय भारतीयों को ये लग रहा था कि ये हमारी संस्कृति को हमसे छीनना चाहते हैं, हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, बहुत सारी उनके दिमाग में चीजें आई। सामाजिक जो ढांचा था भारत का, उस विधवा विवाह, भारत के लोगों ने सोचने, विद्यासागर वगैरह ने बहुत काम किया इस पे। तो अंग्रेजों के साथ मिलकर तो बहुत सारे अंग्रेजों ने कानून भी बनाए। तो ये सब चीजें जब उन्होंने समाज में परिवर्तन करने की कोशिश की। दूसरा, उन्होंने जब भारत में लोगों को सेना में भर्ती करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि आपको समुद्र पार करके भी जाना पड़ सकता है। तो उस समय भारत के धर्म के हिसाब से समुद्र को पार करके यात्रा करना पाप के रूप में या अधर्म के रूप में समझा जाता है। ये भी एक सामाजिक कारण था। तो जो भीड़ थी, जो लोग थे, वो सामाजिक और आर्थिक कारणों से थे। लेकिन जो राजा थे, तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखना, उस समय कहने को तो हम भारत थे, लेकिन एक्चुअल में
भारत नीति, राष्ट्र नीति। उस समय झांसी को ग्वालियर से कोई लेना देना नहीं था। पड़ोसी राज्य को पड़ोसी राज्य से कोई खास फर्क नहीं था। तो उस समय राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट था, जो अवधारणा थी, वो नहीं थी उस समय। पासपोर्ट तो जो राजा शामिल थे वो जनता की सेवा के लिए नहीं। इस बात को आप स्वीकार करिए। भारत के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा, सब अपने अपने राज्य के लिए लड़ाई। ये नेशनलाइजेशन जो राष्ट्रवाद है, ये तो 19वीं सदी में आया बात। राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ, पहली बार ये फर्क पड़ रहा है कि कोई हमारे एक हिस्से पे कोई कब्जा कर रहा है तो पड़ोसी, ये हम भारतीय हैं और हमें इसका साथ देना चाहिए। इससे पहले तो राजे रजवाड़े थे, उनके अपने राज्य थे, सिर्फ उनको झांसी को अपनी चिंता थी, ग्वालियर को अपनी चिंता थी। तो ये लखनऊ वालों को अपनी चिंता थी, बिहार वालों को अपनी चिंता थी। तो ये सारे जो राजे रजवाड़े थे, जो 1857 की जो क्रांति थी, इसमें जो भारत का नेतृत्व कर रहे थे, वो अंतिम जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, उनको भारत का शासक मान के कि भी इनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि बेचारा कुछ भी नहीं था। बहादुर शाह जफर मुगल जब एकदम जैसे टिमटिमाता हुआ दिया लाश बुझने वाला स्थिति नहीं थी, बस बुझने से पहले वाला एक स्थिति थी, यानी कि उसका कोई वजूद नहीं थी। लेकिन फिर भी जब कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो किसी न किसी को जो है एक शासक के रूप में, एक लीडर के रूप में, और भारत का जो शासक था उस समय, क्योंकि मुगल राज साम्राज्य ही भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, और मुगल का सल्तनत का जो राजा था वही भारत का शासक था। तो भारत में ये 1857 की जो लड़ाई थी, ये सभी राजाओं ने एक बंदे के नेतृत्व में उसको मान के ये हमारा शासक है, वो बहादुर शाह जफर थे। उसके बाद दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, झांसी में रानी जंग, कानपुर में नाना साहेब, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे हैं। जो राजा हमारा नेतृत्व कर रहे थे, वो अपने अपने राज्यों के हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, वो जनता के हितों की रक्षा के लिए नहीं लड़ रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, जब दोनों के दुश्मन एक हो जाए, जनता के दुश्मन भी और राजाओं के दुश्मन भी, तो फिर लड़ाई जो है वो इकट्ठी हो गई, और लोगों को भी लड़ने की नेतृत्व चाहिए। ठीक है। तो ये एक ये इसका ये भी कारण था कि अगर इसमें राष्ट्रवाद की भावना होती तो शायद ये हम जीत जाते। लेकिन ग्वालियर को झांसी झांसी और ग्वालियर से कोई लेना देना इसमें नहीं था। तो जितने भी पॉलिटिकल रीजन्स थे, उनके अपने कारण थे, जैसे कि उन्होंने शुरू में बताया, उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि दत्तक पुत्र जो है, यानी कि आप अडोप्ट जो करेंगे, वो जो पुत्र होगा उसको आपका उत्तराधिकारी नहीं माना जाए। और ये डलहौजी की लैब्स की पॉलिसी थी।
पहले पी ही आएगा, पैप्स। देख रही स्पेलिंग बहुत दिन हो गई। पोलिश लैप्स का मतलब खत्म हो जाना, छीनना। जैसे मान लो जिसका भी पुत्र नहीं हुआ उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। जिसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र नहीं है राजा का, तो ऑटोमेटिकली वो जो राज्य है वो अंग्रेजों का हो जाएगा। ये पॉलिसी थी डलहौजी की, जो पॉलिसी ऑफ लैप्स थी जो 1840 में आई। 1840 में जो पॉलिसी ऑफ लैप्स आई डलहौजी की, तो इसकी भी हिंदी एक बयान कविता से कुछ करके है ना, इसकी हिंदी है एक तरीके पॉलिसी ऑफ जो लैप्स है। बस आप इसको समझ लो, बाकी बुक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और मैं कह रहा हूँ एक ही किताब पढ़ने की, आप इसको एक किताब पढ़ लो, स्पेक्ट्रम बस, और इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं। और चाहो तो आप बिपिन चंद्रा की जो पुरानी वाली एनसीआर, बिपिन चंद्रा की पुरानी वाली एनसीआर, अब तो जो नई एनसीआर आ गई वो बिपिन चंद्रा की नहीं है, तो मिल जाती है आपके पास भी हो, कहीं कहीं से मिल जाएगी। तो बुक वाले ने कहोगे तो मिल जाएगी बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी पुरानी वाली। नई वाली एनसीईआरटी इतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है। और नहीं तो जो बिपिन चंद्रा ने दे रखा है वो सारा स्पेक्ट्रम वर्णन की ताकत। और अगर किसी के पास पहले मोटे मोटे गाइड से आती थी ना, जैसे कौन है पब्लिशर, बड़े बड़े पब्लिशर, नाम भूलिएगा नहीं, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, इम्पोर्टेंट बड़ा पब्लिशर है उसकी आती है किताब, नाम भूल गया, उन्होंने भी नकल करके एनसीईआरटी में लिखा हुआ। तो एक तो हद से दो सोर्स लो बिपिन चंद्रा की। अगर आपको स्टार्टिंग में पढ़ना है तो बिपिन चंद्रा की पुरानी वाली से एनसीईआरटी पढ़ के फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते। लेकिन इसके अलावा तीसरा सोर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इसी को बार बार करना है। किस तो एक तो उत्तराधिकार का जो कानून था उसमें चेंज कर दिया, ठीक है। अवध को उन्होंने तुमसे संभल नहीं रहा है, तुम राज्य करने लायक नहीं हो, इस तरह छीन लिया। यानी कुल मिला के उन्होंने कुछ साम्राज्यों को, कुछ राज्यों को छीन लिया। तो उन राजाओं को भारत के लोगों की चिंता नहीं थी, उनको अपने अपने राज्यों की चिंता थी। और किसमें आपको लिख लो इसको, किसका राज्य पहले छीना गया, किस ऑर्डर में सम्मिलित किया गया भारत, इस ऑर्डर को याद रखिए। समझे मेरी बात? भारत में लैप्स की नीति के तहत किन किन जो है राजाओं के राज्य जो अखियाए गए उनका ऑर्डर, पहले ग्वालियर आया कि झांसी आया कि सतारा आया कि फलाना आया कि फलाना आया, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान से करें, सवाल यहां से आता है। दूसरा सवाल इसमें यह आता है कि कौन किस जगह नेतृत्व कर रहा है, स्थान, ठीक है, और राजा। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहब, झांसी में झांसी की रानी तात्या टोपे, बिहार में आरा में कुंवर सिंह, और लखनऊ में हजरत महल, ठीक है। और फिर साथ इस विद्रोह को किस अंग्रेज ने दबाया, ये मुझे याद नहीं आ रहा, ये भी लिखना है। किस किस विद्रोह को एक टेबल बना लेना, नंबर 1, नंबर 2 राज्य, जगह, राजा, सन तो वही आ जाएगा, डेट्स में फर्क आ जाएगा।
ठीक है। इस बात को भी क्रॉनिकली याद करना है, क्रोनोलॉजिकली किस राज्य पे पहले अधिग्रहण हुआ जीत के, कि पहले ये अब काबू में आ गया, उसके बाद इसको काबू में कर लिया, उसके बाद इसको काबू में कर लिया। तो जिन जिन अंग्रेजी उनके जो सेना नायक थे, ठीक है, झांसी रानी वाला शायद लॉर्ड कैनिंग था, झांसी को दबाने वाला। एक वो रुजरोज भी था, क्या नाम, रुजरोज करके था, ठीक है। तो उन्होंने मतलब लिखा कि एक लेडी जो मर्दों की तरह लड़ रही है, ऐसे बहुत सारी कोटेशन जो है उन्होंने लिखे हैं। तो ये ठहर ठहर के जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, मैंने तो बहुत याद करी, मैं भूल गया, मुझे याद करने का बहुत कुछ काम करना पड़ता है। तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं इन सब डाटाज को अपने माइंड में डाला, लेकिन मुझे ये पता है कि ये सब चीजें आपके काम की। तो आप जब पढ़ते हो तो ठहरना है, कहाँ कहाँ ठहरना है। तो यहाँ पे एक ठहराव है, इस ठहराव को आप, इसमें प्री और मेंस दोनों का काम आ रहा है। अब ये प्री का काम आ गया, ठीक है। मान लो मेंस भी आ जाए तो उसको मेंस में जैसे विलय, भारत में विदेशी राज्यों का अंग्रेजों के द्वारा विलय के बारे में आप बताइए, तो आपको जब सारे याद हैं, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और किस कारण आया, तो आप उसको मेंस में भी लिख दोगे, यस और नॉट। अगर आपको प्रीलिम्स के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद है, तो उनकी विलय की जो कहानी है उसको आप भाषा में भी लिख दोगे, कारणों के साथ। वे इन इन राज्यों का इन इन कारणों से विलय किया गया, इस राज्य का इस कारण विलय किया गया, और ये गवर्नर जनरल था इसके, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राजनीतिक कारण, मुख्य कारण ये था कि राजाओं के खुद के राज्य छीन लिए गए थे, वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जनता का हित और राजाओं का हित एक ही बंदा चौपट कर रहा था। तो कॉमन रूप से जो है ये, मतलब ये एक एक्सीडेंटल वो था। दो दो दोस्तों का दुश्मन एक हो जाए तो दो दोस्त हो गए, तो जनता और राजा। और इसमें जो अभिजात वर्ग, एलिट, जो पढ़े लिखे जो लोग थे, जो मध्यम वर्ग था, उनका बहुत कम इसमें पार्टिसिपेशन। तो असफलता के कारणों में से एक कारण जब आप लिखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये एक जो वर्ग जो है, जिनका ये विश्वास था कि जो अंग्रेज हैं ये हमारे हितों के लिए रुके हुए हैं, ये तो हमें ज्ञान सिखा रहे हैं, इन्होंने हमें अच्छे से पहनना सिखा दिया है, हमें तो इंग्लिश सिखा दी है, हमें तो ये नौकरी दे रहे हैं, हमारे टेलीग्राफ, हमारे टेलीफोन, रेल का चल रेल, वो टेलीग्राफ। तो एक सवाल जो है ना मेंस में हम डिस्कस करेंगे, क्या भारत में अंग्रेज भारत का आधुनिकीकरण करने को आए? नहीं आए। आधुनिकीकरण तो हो गया, समझे मेरी बात। उनका मकसद इंडिया का मॉडर्नाइजेशन के लिए नहीं था, लेकिन उनकी जरूरतों ने भारत का मॉडर्नाइजेशन कर। अगर दंगा यहां फैल गया, वहां आर्मी को कैसे अलर्ट करना है, तो उनको कम्युनिकेशन के साधन टेलीग्राफ का इजाद करना पड़ा। सेना को तुरंत एक जगह दूसरी जगह भेजने के लिए, सामान को एक जगह दूसरी जगह भेजने के लिए उन्होंने यातायात के साधनों को डेवलप किया। फैक्ट्रियां यानी कि जो इंडस्ट्री जो लगाए, उद्योग लगाए, वो क्या किया, पहले तो कच्चा माल ले जाना पड़ता था, वहां से तैयार लाना पड़ता था, उसके बाद यही का माल, यही की फैक्ट्री और यही बेचना, फिर तो न लाने ले जाने का सिस्टम भी खत्म कर दिया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वो करना नहीं चाहते, लेकिन भारत के आर्थिक हितों के कारण उनको औद्योगिकरण को बढ़ावा देना पड़ा।
यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो मैंने कहा कि वहां वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई, वहां दो वर्ग बने और उन वर्गों में एक एडम स्मिथ की थ्योरी आई, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, आर्थिक की जो क्लासिकल यानी पुरातन जो थ्योरी आई, तो उसने फ्री मार्केट का कंसेप्ट, फ्री मार्केट, तो उन्होंने कहा था कि मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए, उसमें रेगुलेशन ना हो, मार्केट अपने आप एडजस्ट कर देगा चीजों को, मार्केट जो है डिमांड सप्लाई के सिद्धांत के आधार पर उसको छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर उद्योगपति उनका मजदूरों का शोषण करेगा कि मजदूर उसमें काम नहीं करेंगे, तो उद्योगपति अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? अगर उद्योगों में दाम बढ़ा दे जनता खरीदना बंद कर देगी, तो उनका भी ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बाद में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मशीनीकरण हुआ, तो मजदूर का जो काम था वो मशीन के पास चला गया। अब मजदूर के पास कुछ खास ज्यादा बचा नहीं, मजदूर का जो अवरोध था वो जब कम हो गया, जब रोल कम हो जाएगा मजदूर का, तो मजदूर का जब रोल कम हो गया, मशीन का रोल बढ़ गया, अब मजदूरों के पास उतनी ताकत नहीं बची है। जब उतनी ताकत नहीं बची है तो मजदूरों को जो उद्योगपति है वो अपने हिसाब से चाबुक से चलाएगा, तो अपने चाबुक से चलाएगा तो वो काम करने के घंटे महिलाओं को कम देगा, बच्चे को भी कम देगा, अच्छा तगड़ा वाला आदमी को ज्यादा देगा, बूढ़ा आदमी उसको कम देगा, इस तरह के कितने घंटे काम करवाएगा। इस तरह कोई रेगुलेशन नहीं था। अगर आपको खाना खाना है तो वहीं से कार्ल मार्क्स का जन्म है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि यार ये तो गलत बात, अगर आप उद्योगपतियों के सहारे अगर ऐसे छोड़ दोगे तो ये तो मजदूरों को, डिफेंस क्लास को खा जाएंगे। तो कार्ल मार्क्स से कभी बात करेंगे तब इस उधर को जाएंगे। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं चाहते, वो किसी की निजी संपत्ति के खिलाफ। उसने कहा कि संपत्ति सबकी जो है कॉमन होनी चाहिए, सब लोग बराबर से। और कार्ल मार्क्स तो राज्य को पसंद नहीं करता, सरकार होनी ही नहीं चाहिए, वो धर्म को पसंद नहीं करता था। धर्म को उसने अफीम बताया कि जो जो रिलीजन है, वो रिलीजन ही बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। धर्म ने जो है लोगों को भीरू बना दिया है। धर्म के आधार पे, सही गलत के आधार पे पादरी या जो भी है वहां पे क्लास थी, वो लोगों को धर्म का भय दिखा के, पाप पुण्य का, सिंह का भय दिखा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो उनका धर्म तो एक हकीम, धर्म तो होना ही नहीं चाहिए। तो मार्क्स जो है क्लासलेस यानी वर्ग रहित, रिलीजनलेस, धर्म रहित, और एक स्टेटलेस, राज्य रहित व्यवस्था को चाह, जो कि यूटोपियन कंसेप्ट था, यानी कि जिसको जिसको वास्तव में नहीं किया जा सकता, काल्पनिक। यूटोपियन क्या होता है? काल्पनिक बात। यूटोपियन का मतलब काल्पनिक, एक ऐसे राज्य की कल्पना जो राज्य विहीन हो, धर्म विहीन हो और वर्ग विहीन, वो कुछ छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता, सब लोग बराबर है ऐसा। तो उसने एक सर्वहारा वर्ग की कल्पना की। तो सब उसने कहा कि जो संपत्ति होनी चाहिए उस पर कब्जा सर्वहारा वर्ग का होना चाहिए। और सर्वहारा किसको माना? उन्होंने मजदूरों को माना। सर्वहारा ग्रुप किसको माना? मजदूरों को माना, यानी कि लेबर क्लास को सर्वहारा माना। तो रेल और टेलीग्राफ को भी भारत के लोगों ने बहुत अच्छे से मिली। 1852 में पहली बार भारत में रेल चली थी, मुंबई और थाना के बीच में। तो टेलीग्राफ और रेल को का जो विकास है उसको भी भारत वाले लोगों ने बहुत अच्छे
से नहीं लिया था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था अंग्रेजों का कुछ इसमें स्वार्थ निहित होगा, ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, सब इन चीजों का। तो अब आपके पास सामाजिक कारण आ गया, एक सामाजिक कारण जो तात्कालिक था, जो धार्मिक कारण था। सामाजिक और धार्मिक को एक साथ लिख सकते हो आप, सामाजिक और धार्मिक को आप एक साथ लिख, जो समुद्र के पार जाना था धर्म के खिलाफ उनको लगता था। तो तात्कालिक कारण एक, धार्मिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। कहा जाता है कि मंगल पांडे पंडित थे, पांडे पंडित थे, वो किसी से पानी पी रहे थे मेला से, उसने उस समय तो चमड़े की बनी हुई भी चीजें होती थी, वो मेला जो है उस समय ऐसी कास्ट को बिलोंग करती थी। वो जो पानी पिला रहे थे तो उसने उसके हाथों से उनको छूट हो, तुम्हारे हाथों से पानी पीना, मुझे, मैं ब्राह्मण हूं। उसने कहा था कि अच्छा ये ब्राह्मण है, अंग्रेजों की सेना में जो तुम कारतूस जो तुम हाथों से खोलते हो, सूर की चर्बी से तुम्हें खोलने पड़ेगा, वहां तुम्हारा धर्मनिष्ठ नहीं होता। जो कारतूस थे ये, अब कितना सच था उसमें, ये फैलाया गया, ये लोगों की धारणा थी कि जो कारतूस के बुलेट्स जो थी, उन बुलेट्स को तो कुछ ऐसा था कि पहले उसको ढक्कन कुछ होता था, उसको दांत से खींचना पड़ता था, खींच के बाद डालना पड़ता, उसके बाद चलाना पड़ता था। तो उसमें सुअर की चर्बी वाले कारतूस। तो लोगों को जब सेनाओं, जब लोगों में सिपाहियों को पता चला कि ये जो है ये कारतूस जो है चर्बी से बने हुए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जो है मंगल पांडे ने विद्रोह कर, इसकी तो इन्फेंट्री की बटालियन किताब में लिखी होती है, कौन सी इन्फेंट्री का, कौन सी बटालियन का एक सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था, उसने, ठीक है, और उसने जो है मना कर दिया। 8 अप्रैल 1800, हाँ नहीं 40, तो नहीं 1857 ही है, 4 अप्रैल, 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है, उसको फांसी पे, वो 40 की बात है ना, गाँव में बैरक, 40 का याद आ रहा है, 57 में बैरक को मेरठ की बात है। 8 अप्रैल को उसको फांसी पे लटकाया मंगल पांडे को। तो ये चीज जो है धीरे धीरे और पहले मेरठ में और 75 सैनिकों ने जो है और मना कर दिया, तो उनको 10 साल की सजा सुना दी गई। तो ये जो असंतोष सैनिकों में फैल गया, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो ये मंगल पांडे की जो घटना थी ये जल्दी हो गई, मतलब ये बिना प्रिपरेशन के, कई बार जैसे मान लो आप कुछ काम को प्लानिंग से कर रहे हो और किसी की जल्दबाजी से, जैसे कई बार आप सरप्राइज देना चाहते हो अपने पापा को, अगर आपने बर्थडे मनाया है और आप में से भाई बहनों तीनों में से कोई एक डेस्परेट ज्यादा हो और अब ज्यादा उतावला हो जाए और वो पहले उसका राज जब खोलने से पहले खोल दे, आपको सरप्राइज तो चाहिए। तो जब ये सब लोगों की जो आपस में जो अंदर जो चिंगारियां, जो ज्वाल, जो कहते हैं कि ज्वालामुखी अंदर जो फैल रहा, वो तैयार हो रहा और इसको एक संगठित संगठित तरीके से करने की तैयारी थी। लेकिन मंगल पांडे वाली जो घटना है, इसको इसको अचानक हो गया, और अचानक होने के कारण जो है, जो जितनी प्लानिंग थी वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। और 10 मई 1857 को जो है, 1857 का जो महासंग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम है, उसकी शुरुआत, उसमें राजाओं ने, लोगों ने जो उनके पास साधन थे, उन साधनों से उन्होंने जो है अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, चीजें करी, और
काफी हद तक आप ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश या मान लो जिम्बाब्वे जैसी टीम एक दिन भारत को ढंग से जीतना मुश्किल हो जाएगा, आखिर में जीत जाएगी भारत। ऐसी स्थिति जैसे भारत को बांग्लादेश हरा भी बहुत बार हराया हुआ है, जिम्बाब्वे ने भी हराया हुआ है इंडिया को, लेकिन हम मानते हैं कि बांग्लादेश से जिम्बाब्वे ने तो भारत जीत जाना है। लेकिन हमें लगे कि बहुत कमजोर टीम, नेपाल की टीम नहीं आई है, ठीक है, या जो यूएई की टीम नहीं है, या अफगानिस्तान की टीम नहीं है, और हम भारत के साथ पहला मैच हो जाएगा और हम दूसरी देर जीतेंगे जीतेंगे, लेकिन वो ऐसा फंसा के खड़ा कर दें कि लास्ट में बहुत ताकत के साथ जीतना पड़े। तो बिल्कुल ऐसा था कि अंग्रेजी शासकों को पहली बार जो है उनकी जो जड़ें थी, उनकी जो चूल्हे थी, जो है अंग्रेजी साम्राज्य के चूल्हे बोलते हैं, जो थी वो पहली बार हिल गई थी, हिला दिया था, उखाड़ दिया था। कहां तक चले गए थे? हिला दिया था, उखाड़ नहीं पाए। उखाड़ने में ज्यादा जितनी ज्यादा ताकत चाहिए थी, जो संसाधन चाहिए थे, वो हमारे पास थे। ठीक है, तो इस के जो परिणाम क्या थे, इसके फेरों के कारण क्या थे? एक सवाल प्रीलिम्स में, मेंस में, दो तो प्रीलिम्स में आते हैं और मेंस में भी कारण आते। तो असफलता के कारण तात्कालिक कारण क्या था? चलने वाले कारतूस। तो आप कह सकते हैं जो जो भारतीय जनता और राजाओं में वर्षों से जो असंतोष फैला हुआ, ठीक है, उसको चिंगारी देने का जो काम था, वो मांगे मंगल पांडे की बैरक समझ कुछ नहीं हुआ, तो और जिससे कि क्रांति एकदम से कूद पड़ी। जो चिंगारी, जो ज्वालामुखी था, जो अंदर अंदर था, उसको जो चिंगारी डाल दो मान लो, और एकदम से आग जो है फैल जाए। तो ज्वालामुखी तो अंदर असंतोष तो बहुत था, तो उस असंतोष को जो है इन तात्कालिक कारणों ने हवा दे दी, जिसके कारण की क्रांति एकदम से फूट पड़ी। और फिर धीरे धीरे भारत के सबसे ज्यादा अगर टफ लड़ाई थी वो झांसी की राजनीति। बाकी इतना ज्यादा लोग रेजिस्टेंस कर नहीं पाए। झांसी की जो लड़ाई थी उसमें अंग्रेजों को काफी नाको चना चवाना जो भी तुम देखोगे वो सब किया। तो इसको उन्होंने मई जून जुलाई तक इसको सब 2 महीने में इसको अंग्रेजों ने जवाब दिया, ज्यादा उसमें लंबा ये मामला चल रहा है। तो इसके फेलोर के क्या था? तो फेलोर के फिर उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब लिख सकते हो। राजनीतिक कारण क्या थे कि भारतीय देशी राजाओं के अंदर एकता और सामंजस्य का अभाव, सब अपने अपने व्यक्तिगत हितार्थ जो है लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, वो एकजुट होके नहीं लड़ सकते। अगर सब राजा एकजुट होके लड़ते तो शायद परिणाम अलग होते। अब मैं उसको कंट्रोवर्सी में नहीं डाल रहा, बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि सिंधियाज ने क्या किया, फलाना ने क्या किया, ठीक है। तो आज की डेट में सब चीजों पे उन किताबों में पढ़ा हो गया, 3 राजाओं ने जो है, मैं नाम बोल रहा हूं उसका, कैनिंग ने, किसने जिसने लिखा है कि देशी राजाओं ने बाढ़ में बांध की तरह काम किया। कुछ देशी राजा बोलकर, हाँ बोलकर हाँ, कई 3-4 थे। तो इन देशी राजाओं ने जो बाढ़ चल रही थी, तूफान चल रहा था, उसमें बांध का काम कर दिया, मतलब रोक लिया, तब उखाड़ नहीं पाए। तो उन्होंने खुद भी लिखा है, कोटेशन है ये, आपको मिल जाएगा। तो देशी राजाओं का जो, कुछ देशी राजाओं ने, तो आपको तो थोड़ा गोलमोल करके लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना है इस बात का वहां पे।
कि ऐसा कहा जाता है कुछ देशी राजाओं ने अपने व्यक्तिगत हितों के कारण उतना ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाए, ताकि इनको लड़ना, आपको ये नहीं कहना कि इन्होंने गद्दारी कर दी, इन्होंने पुराना कर दिया, वो भी है, क्योंकि आप सिविल सिविक बनने जा रहे हैं, अपनी बात को आपको तरीके से कहना। तो सभी देशी राजाओं में एकता और सामंजस्य का जिस लेवल का होना चाहिए था, संगठन नहीं था, और संगठन नहीं था तो ये तो होना ही था। दूसरा, आर्थिक क्या था, इस लड़ाई में सभी का साम्राज्य भारत में छीन लिया था, उनके रिसोर्सेज कम थे, ठीक है। तो बहुत लंबे समय तक जो है एक गरीब भूखी जनता जो है लड़ाई। दूसरी तरफ फिर क्या, उनके पास ऑटोमेटिक हथियार स्वचालित, आप लिख सकते हो कि वे स्वचालित, और उनके पास तोप थे, या उनके पास जो भी स्वचालित हथियार थे, उनके सामने भारत के लाठी डंडे वाले लोग बहुत लंबे समय तक नहीं टिके। तो वो राजनीतिक तौर पे ज्यादा सक्षम थे, उनकी जो सेना थी, अंग्रेजी सेना थी, वो हथियारों के मामले में भारतीय सेना से ज्यादा सुसज्जित थी। भारतीय सेना, भारतीय जो सेना थी, जो उनके पास उस लेवल के हथियार नहीं थे, इसके कारण भी भारत यानी कि भारत को 1857 के पीछा हार का मुंह देखना पड़ा। फिर राजनीतिक कारणों में ये भी है कि जिस भारतीय शासक बहादुर जफर के नेतृत्व में लड़ा गया, वो एक दुर्बल और कैसा शासक था, कह सकते हो कि दिशाहीन, मतलब उसका कोई प्लानिंग नहीं, कोई नेतृत्व, उतना सशक्त नेतृत्व वो नहीं दे पाए, तो बहुत सशक्त नेतृत्व प्रदान नहीं करता। जब नेतृत्व जो है सशक्त नहीं होता, पहले ही सेना में होता, तो सशक्त नेतृत्व नहीं था। योजना ऐसा जो समस्या नहीं था, और जो योजना थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी की अंग्रेजी सेना थी। वो लोग प्लानिंग से लड़ते, रणनीति से लड़ते, रणनीति और जो योजनाएं थी उसमें हमसे ज्यादा बेहतर कौन थे, इंग्लिश। उनकी जो आर्मी थी वो प्रशिक्षित थी। हमारे जो सेना के जो लोग थे, वो बहुत सारे लोग किसान मजदूर थे, अप्रशिक्षित, अनट्रेन्ड। तो जो ट्रेन सेना के सामने जो अनट्रेन्ड जो लोग लड़ेंगे, उनका भाषण यही है। लास्ट में इसमें सबसे कमजोर कारण था कि ये देश के सभी हिस्सों में जो है, दुर्भाग्यवश देश के सभी हिस्सों में, अधिकतर हिस्सों में एक है, सभी हिस्सों में तो नहीं चाहता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें अभिजात जो वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उन्होंने सक्रिय रूप से प्रतिभाग नहीं। अगर सभी वर्ग के लोग करते शायद हो पाता, नहीं होता अलग बात, लेकिन एक कारण जो है, तो ये असफलता के कारण जो है आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या असफलता के कारण, परिणाम क्या हो। हाँ, समय से प्लानिंग में आ जाएंगे, प्लानिंग जो योजना थी उस समय से पहले जो है योजना हमारी जो है उजागर हो गई। और उससे क्या था कि जैसे हम कहेंगे यार 5 जगह हमने बॉम्ब लगा रखे हैं और हमने कहना कि 10 तारीख को उड़ाना है, और अगर एक ने जो है पहले उड़ा दिया, तो अगर सब जगह एक साथ विद्रोह होता, अंग्रेजी जो सेना थी वो हर जगह संभाल नहीं पा,
उन्होंने क्या किया कि एक जगह हो रहा तो पहले इसको संभाल लिया, तो उसके बाद वो हुआ तो उसको संभाल लिया, तो अंग्रेज सेना को समय देंगे। जैसे ओपिनियन पोल वगैरह जो पार्टी पार्टी है करवाती है, उनको अपने इलेक्शन से पहले अपनी स्थिति का अंदाजा लग गया। कभी कभी अगर आप में कोई चीज नहीं पता हो, एकदम से चीज हो जाए, तो आप एकदम से कुछ लाइफ में आ जाए इसलिए आप तैयार नहीं हो, तो उतना अच्छा आप नहीं करते। ठीक है, तो ये सब काम का परिणाम क्या हो, आप ही होगी पहला संगठन हाँ यही से जो राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म की भावना। अब जब हम कोई लड़ाई लड़ जाते हैं, उसके बाद जब हम जैसे मान लो टीम हार गई, तो ड्रेसिंग रूम में डिस्कशन शुरू कि यार किसने ये सही नहीं किया, ऐसा करके तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता है, ऐसा होता। तो हार के कारणों पे कोच है, कप्तान है, सब मिलके आपस में सीनियर प्लेयर्स हैं, वो डिस्कस करते हैं क्या ये काम है। जो कारणों को हमला गया, पहला कारण तो ये था परिणाम पर, कारण तो हो गया, परिणाम क्या कि पहला ये संगठित प्रयास, और इसने अंग्रेजी साम्राज्य को नाक को चने चबा दिया, अपने साम्राज्य की जो चूल्हे थी उसको हिला दिया था, और अंग्रेजों को इस बात के सोचने में विवश कर दिया था। अगर उन्होंने अपनी दमनकारी और जो दोहन करने वाली नीतियों में अगर परिवर्तन नहीं, तो उनका यहाँ लंबे समय तक रहना मुश्किल। जनता का जो विरोध है, पहला इंडिकेशन तो एक इंडिकेशन कि लंबे समय तक कपे रह सकोगे। ठीक है, अंग्रेजी सेना ने अपनी सेना में भारतीयों को फिर कहाँ रखना है, बड़े अफसर नहीं बनाना है, क्योंकि भारतीय सेना में विद्रोह हो गया था, तो उनकी वो थी, उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीजें कर दी, उनको ऐसी पोजीशन पे नहीं भेजा जाए। तो उन्होंने अपनी सेना में भी जो है मेरे जो काफी सुधार। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी, भारत में से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होके अब इंग्लैंड की महारानी साम्राज्ञी यानी क्राउन जो है उसने अपने हाथ में उसको डाल दो। उन्होंने ये महसूस किया कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से काम नहीं किया, तो गवर्नर जनरल की जगह वायस राय होने लगे। तो 1858 में जो बदलाव हुए, उन बदलाव में से भारत में गवर्नर जनरल का शासन हटा के अब वायसराय होने लग गया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन के अब इंग्लैंड की महारानी यानी साम्राज्ञी के हाथ में आ गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और एक कुछ परिणाम थे। भारत में क्या फायदा हुआ कि देसी राजाओं को ये महसूस किया गया, देसी राजाओं को सामंजस्य और आपसी फूट का के कारण जो है हम हारे। तो एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे की सहायता करने को जो राष्ट्रवाद का जो बीज था, यही से जो है फल हुआ, जिसको नेशनलिज्म कहते, राष्ट्रवाद का उद्भव। इसके ठीक बाद जो है धार्मिक आंदोलन आंदोलन वाला चल आएगा इसमें। तो धार्मिक आंदोलन, धार्मिक सुधार हुए, बहुत सारे जो समाज में सोशल रिफॉर्म्स होने थे, जो कुरीतियां थी कानून। ठीक है, और फिर जो है 19वीं सदी आई, 20वीं सदी का जो फर्स्ट था, उसके अंदर राष्ट्रवाद का जो शुरुआत, जो राष्ट्रवाद का जो आंदोलन है उसका जो उद्भव,
उसमें स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद है, ठीक है। इन लोगों ने भारत के लोगों को बताया कि दुनिया को बताया अपनी संस्कृति को। स्वामी दयानंद ने बैक टू द वेदास कहा, रामकृष्ण मिशन हुआ, आर्य समाज की स्थापना हुई, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हुई जिन्होंने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, ठीक है। और उस राष्ट्रवाद की जो नींव पक्की करने का जो काम था वो गांधी के इरा में, गांधी पॉलिटिक्स है, गांधी के इरा में। तो आज आप जाके 1857 के संग्राम को जहां जहां ब्रेक्स है, जहां जहां रोकना है, जिन चीजों को ध्यान देना है, कारणों को, परिणामों को, जो याद रखने वाली चीजें हैं, किस किस ने इसको क्या क्या कहा, ये सारी को कैसे लिखे। किसने तो इसको सिपाही मुझे ने कहा, किसी ने पाप मतलब जैसे उन्होंने अंग्रेज भूल गए इसका नाम, उसने कहा कि ये विद्रोही जनता का एक असंतोष, जनता का एक गदर कहा, किसी ने गदर कहा, किसी ने कुछ कहा। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने किसी ने इसको क्या कहा, उनके नाम आपको याद, किसने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसने ये कहा, किसने इसको क्या क्या कहा, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी आपको ईगो मेंस में लिखना आ जाए तो कोटेशन को आप लिख सकते कि अगर आपसे लिखा जाए कि इसका मूल्यांकन करिए, तो फिर आप इन लोगों के मतों का थोड़ा सा सहारा ले सकते हो कि इनके हिसाब से लिखा है, इनके हिसाब से क्या है। तो फिर भी कि भारत में भले चाहिए पूरे देश में नहीं हो, भले ही सभी वर्गों ने इसमें प्रतिभाग ना किया हो, लेकिन ये भारत अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ पहला शक्तिशाली और एक संगठित प्रयास किया गया कृष्ण अंग्रेजी साम्राज्य को अच्छा मतलब लोहा लिया। भले इसमें हमें सफलता नहीं हुई, हम क्यों कहेंगे हम हार गए, भले हमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। तो ये इसलिए इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने में कोई बुराई नहीं, कहेंगे तो अतिशोक्ति नहीं होगी, तो बुराई अगर इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी। इस चैप्टर को आप करिए, क्या पक्का इसमें कुछ न कुछ जो है वो मिल जाएंगे। याद करने की चीजें समझाने के लिए ना कुछ समझा दें, याद करने की आप उसमें सब करें, ठीक है। किस किस के पास किताब है जो आज घर जाके पढ़ लेगा, बाकी क्या करेंगे? अच्छा एक बात, तुम किताबें कब खरीदो? आज खरीदो, कल खरीदो, पैसे तुम्हारी जेब से जाए। बहुत बड़ा इंतजार करने की जरूरत नहीं। इसलिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके पास किताबें तो होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में कुछ मत खरीदो, एक दर्पण का एक विशेषांक आता है, बस उसको खरीद लो। दर्पण वाला एक इंडियन इकोनॉमी करके विशेषांक आता है। क्वालिटी में आपके नए लक्ष्मीकांत खरीद तो उसको चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि अब स्पेक्टर ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आराम से हो जाएगी, किताब करने के लिए
जो एनसीईआरटी से डेवलप होते, फिर मैगजीन वाले हर महीने हिस्ट्री विशेषांक, ज्योग्राफी विशेषांक, इतना तो आ ही आता है कि इतना पढ़ने से भी काम हो जाए। मैगजीन कौन लेता है, कौन कौन लेता है रेगुलरली? आप में से कौन कौन मैगजीन रेगुलर लेता है? एक बंदे ने हाथ उठाया तो कैसे काम चलेगा? मैगजीन्स, एक मैगजीन तो लेनी चाहिए, 80 रुपए की आती है, 90 की शो की आती है, वैसा एक मैगजीन तो रेगुलर ले ली हर महीने। एक बार आप 4-5 हजार रुपये खर्च कर दो, 4-5 हजार भी नहीं लगेंगे, लेकिन 2-2.5 हजार रुपये अगर खर्च कर दोगे तो ऑलमोस्ट चीजें आपके पास आ जाएगी। इतने तो लड़कियों के लड़कों गुल्लक में पड़े होते, हवाओं की बिल्कुल नहीं करती, मैंने पैसे नहीं। और एक मैगजीन हर महीने ले लीजिए। अब मैं तो पैसे तो कर नहीं सकता, ये तुम्हारा अपना वो है, सरकार सब नहीं देगी, इतना दे रही कि हम आपसे बात कर रहे हैं, ये बहुत कुछ अपनी तरफ से भी आप इन्वेस्टमेंट करें। कब तक खरीद लेंगे सब चीजें? देखो ये पैसा कितने गुना हो भी मिल सकता है, अभी पैसा अंदाजा नहीं। अगर तुमने बचाया तो मुश्किल से 10 हजार बचेगा, जिसकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं, 10 हजार कौन खर्च, और उसको अगर खर्च कर दिया तो तुम बन गए काउंटलेस। अगर भ्रष्टाचार कर जाओ तो 1,000 करोड़ रिटायरमेंट नहीं। अगर आप कहीं पूरी लाइफ टाइम में 5 बार भी डीएम रह गए कहीं, कितना तो हो ही जाता है कि जीवन बड़ा पैसे सिस्टम। अगर आप कुछ भी ईमानदारी से भी काम करते हैं, इतना सब मिलता है कि घूमने जाइए, वहां सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपका कोई बैचमेट होगा, वह एग्जाम हो जाएगा। 100% ईमानदार तो कोई होता नहीं है, गए दूसरे स्पॉन्सर कर दिया, इसका छोटा मोटा भला कर दिया तो किसी ने आपको टिकट करवा दिया, ये भी उतना तो चलता है। ये नहीं कि अपने हार्ड कैश खाया, वो बुराई है उसमें ज्यादा है। 100% ईमानदार रहने से भी कभी कभी सिस्टम में आदत नहीं है। तो आपके जीवन में तो कुछ टाइम तो कुछ बंद कर दो।